आदाब, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। मेंढर की अगर बात की जाए तो मेंढर एक ऐसा इलाका है जो आपसी भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल है। चाहे यहां पर किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, किसी भी कम्युनिटी के, आपसी भाईचारा यहाँ का दूर दूर तक जो है वो देखा जाता है। और क्या सोसाइटी में, समाज में किस तरीके का यहाँ से जो मैसेज स्प्रेड होता है, वो मेंढर में अक्सर कई ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिली है। आज जम्मू कश्मीर को लेकर, मेंढर को लेकर या किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं या आपसी भाईचारा यहाँ पर कितना कायम है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक आज सोशल एक्टिविस्ट हैं फरीद मीर साहब, जो कि अक्सर अपने जो है बेबाक जो बयानों से जो है वो जाने जाते हैं। चाहे वो कोई भी मंच हो, कोई भी स्टेज हो, तो अक्सर इनको लोग जो है बाखूबी जानते हैं। तो फरीद साहब से आज बात करेंगे कि आज कुछ ऐसे सोशल मीडिया या कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती है जहां पर आपसी नफ़रत को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फरीद साहब से जानेंगे कि ये क्या सोसाइटी को मैसेज देंगे। फरीद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। राही जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके चैनल को मैं हमेशा दिल से देखता रहता हूं। जो आप अच्छे अच्छे काम करते हैं, जिस तरह एक ज़िंदी मिसाल जो आपने सदीक़ को घर वापसी की, उसके लिए मैं आपको पूरी मेंढर की तरफ से मुबारक पेश करता हूं। आपने बड़ी मेहनत की उस काम में। दूसरा, जो आपसी भाईचारे की आपने बात की, मेंढर लास्ट कोना है जम्मू कश्मीर का, और यहाँ के जो हमारे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, हमारे लोग मिलकर आपस में कोई त्यौहार हो, वो हिंदू परिवार का हो तो हम साथ में मिलके उनका त्यौहार करवाते हैं। हमारे कोई त्यौहार हों तो वो हमारे साथ मिलके करवाते हैं। मौत हो जाए किसी की तो वहाँ शाना बाशाना हम पूरा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मेंढर के अंदर जम्मू में या आप कश्मीर में बैठेंगे, कहीं पे भी आप हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठेंगे, तो मेंढर के लोगों की जो ऑफिसर साहिबान यहाँ रह के जाता है, वो एक मिसाल पेश करता है कि यार मेंढर कितना प्यारा इलाका है, जिसके अंदर आपसी भाईचारा इतना है जिसका कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। हम परवरदिगार के आगे ये दुआ करते हैं कि जिस तरह आज तक हमारा आपसी भाईचारा कायम रहा, इसी तरह अल्लाह हमें आगे भी मौका दे और हमारी ज़िंदगी में इजाफ़ा करे। जितने भी हमारे लोग हैं सब के साथ हम मिलकर चलें, और ख़ासकर जो अमीर तरीन लोग हैं वो गरीब लोगों की सहायता करें। जितने गरीब लोग हैं उनके हाल पे भी अल्लाह ताला रहम करे, और ऊंची सतह वाले लोग अगर उनको भी देखना शुरू हो जाएं तो उनकी भी कुछ मजबूरियां जो हैं वो हल हो सकती हैं। फरीद साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। अब आपको एक सवाल पूछते हैं कि हाल ही में आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर एक कश्मीरी पंडित की हत्या होती है, फिर एक पुलिस का जवान जो है उसकी हत्या होती है, और फिर रिसेंटली जो बारामूला में हुआ एक ग्रेनेड हमला हुआ जिसमें एक रजौरी का शख्स जो है वो मारा जाता है। तो क्या मतलब कैसे देखते हैं ये सब, जो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जिस तरह मैं चाहता था कि आप मुझसे ये इंटरव्यू में पूछें और मैं आपको इसका जवाब दूं। राहुल भट्ट जी की जो मौत हुई, जब मैं कहीं पे उनके परिवार का इंटरव्यू सुनता हूं, उनकी बीवी का, उनकी मां का, उनके बच्चों का, तो आप यकीन मानें कि हमें रोना आता है। मैं कहता हूं कि इतना बड़ा इंसिडेंट केस कि एक आदमी की जान दुनिया से ले ली, और उसके बीच में एक बड़ी मिसाल आती है कश्मीर मूवी। भाई आप बनाएं, कश्मीर मूवी बनाएं। जिसने कश्मीर मूवी बनाई, मुझे तो उसी कश्मीर फाइल्स, मुझे उसका नाम भी नहीं पता हीरो का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर को, जो लोग मेरे गरीब लोग सुन रहे हैं इस बात को, वो इस पर ध्यान दें कि आप मान के चलिए कि कश्मीर फाइल बनने में उन्होंने 10 करोड़ कमाया, 5 करोड़ कमाया, 4 करोड़ कमाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको इतना भड़काऊ भाषण देकर इतना बड़ा हमारा नुकसान करवा रहे हैं, ख़ासकर गरीब फैमिलियों का।
तो वो हीरो साहब क्यों नहीं कश्मीर में पहुंचे, उन्होंने क्यों नहीं राहुल भट्ट के बच्चों को 2 लाख या 2 करोड़ रुपया उसको दिया कि भाई आप अपने इस्तेमाल के लिए ये रखें। ये इस किस्म के जो वाक़या होते हैं, मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करता हूँ और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ये गुजारिश करता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह साहब को ये कहना चाहता हूँ कि राहुल भट्ट के परिवार का वो ज़ख़म तो आप और मैं पूरा नहीं कर सकते, जो उसके बच्चों को ज़ख़म लगा, जो उसकी माँ बाप को लगा, जो उसकी बीवी को लगा, वो दुनिया से एक आदमी बीच से निकल गया, वो चीज़ें हम पूरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने 90% उस फैमिली को इंसाफ देना है तो 110% इंसाफ दें, उनके घर को भरपूर करें। कल एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी का, वो कह रहे थे जी कि 1 या 2 आदमी राहुल भट्ट के नौकरी लगवाए जाएं। मैं कहता हूँ 1-2 की आप क्यों बात करते हैं, आप खुली बात करें। उसके परिवार की जो मुश्किलें हैं, और राहुल भट्ट के परिवार को ये लगना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जिस जगह में हम रहते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट हमारी है, उनके परिवार को नौकरियां दी जाएं, उनकी हर मुश्किल को हल किया जाए। और परवरदिगार के आगे ये दुआ करता हूँ कि राहुल भट्ट के बच्चों को, उनकी बीवी को, उसके सारे परिवार को अल्लाह ताला उनके हौसले बुलंद करे और उनको तौफीक दे के उनके दिल में वो सुकून आए। उनके साथ पूरे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि आप उनके परिवार के साथ ज़बरदस्त इंसाफ करें। उनको ये लगे कि बंदा तो हमारा चला गया, लेकिन हमारे साथ गवर्नमेंट का इंसाफ उसी तरह जारी है। दूसरा, उन्हीं के साथ साथ में कश्मीर में जो दूसरा मेरा भाई जो पुलिस में तैनात था और उसकी मौत हो गई, उसके परिवार को भी ये लगना चाहिए, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, उनके सारे परिवार को ये लगना चाहिए कि बंदा तो हमारा दुनिया से चला गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, डेमोक्रेसी मुल्क है हमारा, बाकी मुल्कों के साथ हम कंपेयर नहीं होते। हमारे मुल्क के अंदर शेर और बकरी एक प्लेट में पानी पीते हैं। तो उनको ये लगना चाहिए कि हमारे साथ जो हुआ बहुत बड़ा इंसाफ हुआ। वो रियाज भट्ट उनका नाम मेरे ख्याल में है, उनके परिवार को भी पूरा इंसाफ मिले। और अगर 100% देना है तो उसको 120% दें इंसाफ जनाब। उसी के साथ साथ में जो अभी हाल में ही रजौरी में एक हमारा आदमी कश्मीर में ड्यूटी करते हुए मारा गया, उसको भी, उसके परिवार को भी इतना इंसाफ मिले कि वो बात तो नहीं भूल सकते। जिस माँ का बच्चा चला गया, जिस बीवी का शोर चला गया, जिस बच्चों का बाप चला गया, वो उनका ज़ख़म तो नहीं बांट सकते, लेकिन इंसाफ उनको इतना मिले कि वो दुनिया की हर चीज़ भूल जाए। मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा इसमें, डिबेट पे जो मेरे भाई आते हैं टीवी चैनल्स पे बड़े दुख की बात होती है। यार ये कोई कहे, कोई मीडिया रात उसको पूछता है कि भाई तुम कहो मैं हिंदुस्तानी हूँ, वो कहे नहीं मैं जम्मू कश्मीर का हूँ। हिंदुस्तान है तो जम्मू कश्मीर है, हिंदुस्तान के साथ साथ में ही जम्मू कश्मीर माना जाता है। हम हिंदुस्तानी हैं और फिर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। आप जो वहाँ पे डिबेट पे जाते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी, जो मीडिया वाले हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये इस किस्म के सवाल पूछते हैं, जवाब देने वालों के भड़काऊ सवाल जवाब होते हैं, जिन जवाबों की वजह से जिन लोगों की मौत हो गई, जो दुनिया से चले गए। एक परसों मैं राहुल भट्ट जी की बीवी का इंटरव्यू सुन रहा था कि मेरा घरवाला थोड़ा कमज़ोर था और उसको 10 गोलियाँ मार दी गई। भाई क्यों? अल्लाह के सामने ये बेइंसाफ़ी नहीं, ये इंसाफ की नस्लें बंद हो जाती हैं। तो ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो इस किस्म का भड़काऊ भाषण वहाँ पे ना करें दिल्ली में जाके या जम्मू कश्मीर में। जिस वजह से जिन परिवारों के बच्चे चले गए, उस परिवार को ठेस ना पहुँचे, वो करें। जितने मर्जी इंटरव्यू टीवी चैनल पर करें, लेकिन वो इंटरव्यू करें जिससे जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को और जिनके बच्चे दुनिया से चले गए, उनका दिल भर जाए कि वहाँ भी हमारी को बात कर रहा है। ये भड़काऊ भाषण देने, ये अपने आप को बड़ा तूफान समझना, इधर की बातें उधर, उधर की इधर, एक बात की 10 बातें बना लेनी, ये वो भी ना करें। उनकी बातों की वजह से, उनके इंटरव्यू की वजह से, जब आजकल तो मीडिया का ज़माना है, हर घर में मोबाइल है, आज यहाँ खबर लगेगी तो दिल्ली में पहले चली जाएगी। जब वो परिवार इस खबर को सुनते हैं तो उन्हें और ज़ख्म उनका ताज़ा हो जाता है और उनके लिए तकलीफ़ होती है। इसी के साथ साथ में मैं ये कहूँगा, जिस तरह हम राही भाई मेंढर के रहने वाले हैं, हमारी मेंढर के अंदर मैंने आपको पहले शुरू में मेंढर से किया, इसलिए कि मेंढर का रहने वाला हूँ।
अल्लाह के हुक्म से हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सारे मिल के इकट्ठे बैठते हैं, खाना खाते हैं। जब दुनिया की एक मिसाल पेश होती है, कोई ऑफिसर रहकर यहाँ से जाता है और वो जब जम्मू या कहीं श्रीनगर में हमें मिलता है तो आप यकीन माने वो गले लगाते हैं कि ये मेंढर के हैं। मेंढर की चर्चा जो है वो ज़रूर होती है। मेंढर की चर्चा हर जगह पे है, इसलिए वो कहते हैं कि भाई हमें तो लगता ही नहीं वहाँ के कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हम तो सोचते हैं कि ये सारा एक ही परिवार है। फ्री साहब एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, आपने ये बात कही तो एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप देखते हो कि फ़ोन पर और सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे तत्व जो कि इस तरीके की आपसी फूट यानी हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे वीडियोज़ ऐसी चीज़ें जो हैं वो आती हैं जो आपस में एक नफ़रत बड़ा जो है वो नफ़रत पैदा कर रही हैं। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दोगे आप कि क्या गवर्नमेंट को भी चाहिए ऐसे लोगों पर रोकथाम लगानी? क्या कहेंगे इसको लेकर, आपका क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो लोग इस किस्म के भड़काऊ भाषण देते हैं, मैं उन लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि मत इस तरह करें, मत लोगों के बच्चों पर जुल्म करवाएं, मत लोगों के बच्चों को मरवाएं। ये भड़काऊ भाषण देने हैं तो अपने घर में दे दिया करो, अपने घर के परिवार को दे दिया करो, वो भी आपका सुन लेंगे। दूसरा नंबर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है, अगर कोई गलत भड़काऊ भाषण देता है तो जनाब आजकल बड़ा आसान है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के हाथ में पावरें हैं, PSA लगा के 2 साल के लिए जेल भेज दो, 1 2 4 जेल चले जाएंगे, उसके बाद भड़काऊ भाषण देने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। तीसरा, ये आपने देखा होगा कि रात को कोई चैनल किसी से इंटरव्यू ले रहा था और वो कह रहे थे, बड़ी अच्छा सवाल था, मैं उस सवाल पर बहुत खुश हूँ, मैं भी ऐड करना चाहता हूँ इसमें, कि जितने बड़े लोग हैं उनके बच्चे इंग्लैंड कनाडा थाईलैंड में आप देखें वो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिए। अपने बच्चों को किसी जलसे जुलूस में नहीं लाना, अपने बच्चे उनके बाहर जा रहे हैं। जो गरीब गुरबे लोग हैं उनको कह देना कि यार तुम कल आओगे तो अगर मैं गलती से MLA बन गया, मैं मिनिस्टर बन गया तो मैं ये इधर की पहाड़ियाँ इधर के जंगल इधर कर दूँगा। ना जंगल होते हैं ना पहाड़ियाँ होती हैं। उन गरीब बच्चों का सत्यानाश कर देते हैं, उन पर FIR लग जाते हैं, उनके रिकॉर्ड ख़राब हो जाते हैं। अगर कहीं पर वो 4th क्लास में चपरासी या बेचारे कहीं फ़ौज में भर्ती होते, उनका करैक्टर ख़राब हो गया, उनको नहीं होने देते। खुद के बच्चों की, जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडर हैं, मैं हिंदुस्तान के लीडरों की बात नहीं करूंगा, जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े लीडर हैं आप देखें उनके सारे बच्चे कनाडा थाईलैंड में हैं। लेकिन गरीब लोगों का सत्यानाश करने के लिए जनाब जब स्टेज पे जाते हैं तो आप यकीन माने, मैं तो ये अजीब सी बातें देखता हूँ, वो भाई सियासत भी करो, MLA भी बनो, मिनिस्टर भी बन जाओ, लेकिन यार कभी तुमने ये अपने दिल में सोचा, कभी तुम्हारे दिल में ये इंसाफ आया कि चंडियाल चिटी बट्टी में लोग पानी के बगैर रह रहे हैं? कभी तुम्हारे दिल में ये इंसाफ आया कि बल्लोई के उस पार जो हमारे लोग हैं उनके बिजली और पानी की उनको दिक्कत है? कभी आपके दिल में ये आया कि बॉर्डर उस पार जो 90 के पार हमारे लोग रहते हैं उनके लिए इंसाफ आया कि उनके लिए जाके पूछें उनको क्या दिक्कत है? आज भी अगर राही भाई आप पीछे वाले एरिया में जाएंगे आपको ये लगेगा कि दीवा जला के लोगों के बच्चे जो हैं वो रात को किताबें पढ़ते हैं, उनके घरों में बिजली नहीं है। मेंढर में कभी किसी बड़े लीडर ने ये बात नहीं की कि भाई हमें लाइट की प्रॉब्लम है। मैं 2-3 दिन पहले, मैं ईमान से आपको कह रहा हूँ, किसी ने मुझे साहिबान ने कहा कि जनाब UNO की रिपोर्ट है कि मेंढर में गरीबी है ही नहीं। वो ठीक कह रहा है। क्यों कह रहा है? कि बीजी से शुरू करते हैं जनाब, फ्राई मुर्गे, जनाब चटनी, मक्की की रोटी ले जाते हैं उनको बल्लोई तक। वो जब बल्लोई से वापस होके तो इसी रास्ते से चले जाते हैं तो वो कहते हैं गरीबी है ही नहीं मेंढर में। वो भाई मैं उन मंत्रियों से भी, उन बड़े लोगों से भी, LG साहब से ये गुजारिश करता हूँ, ज़रा आए मेंढर में 3-4 दिन रहें, मैं आपको ले चलूँ जोठे वाला नक्का, आपको ले चलूँ चंडियाल चिटी बट्टी में, आपको ले चलूँ बल्लोई में, आपको सागरा में ले चलूँ, आपको 90 उस पार में ले चलूँ, फिर आपको पता चले मेंढर में गरीब रहते हैं नहीं रहते। मुझे कोई मेंढर में गरीब कहेगा तो क्यों कहेगा जी? किसी और को गरीब कहेगा, क्यों कहेगा? गरीबी देखनी तो दूर दराज के एरिया में जाएं आप, आपको पता चलेगा गरीबी है या नहीं। UNO की रिपोर्ट तो बनी, जो BG से लेके बल्लोई तक मुर्गे फ्राई होते हैं, किसी दूसरे को बात करने ही नहीं देते। फ्री साहब एक मैं ये ज़रूर पूछूँ, आपने ये सवाल उठाया, क्या इस चीज़ का जिम्मेदार वो लोग नहीं है जो हमेशा सत्ता में रहे हैं, जिनको लोगों ने खड़ा किया, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़ी बड़ी लोगों को सपने दिखाए गए थे? क्या इस सब के जिम्मेदार वो लोग नहीं हैं? ये इसीलिए मैंने कहा कि जब से MLA MLC मिनिस्टर बनते आ रहे हैं, जब वो MLA मिनिस्टर बन जाते हैं,
आप जब देखें सत्ता में चले जाते हैं, असम्बलियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है जी गरीब आदमी की बात करने की। पिसरा कौन है? यही जो हमारी मेंढर की लीडरशिप है। मैं तो इन पे सारा इल्ज़ाम लगाता हूँ कि इन्होंने आज तक सिर्फ गरीब लोगों को कुचलने के बिना कोई काम नहीं किया। मत कुचलें, मैं ये गुजारिश करता हूँ। और जितने गरीब लोग सुन रहे हैं उनको ये कह रहा हूँ, भाई ज़रा नीचे होकर नज़र मारें, आपकी नज़र काम करे कि आपको सिर्फ यूज़ एंड थ्रू रखा हुआ है। गिलास में पानी पिया, आजकल वो दूसरे गिलास चले हैं, यूज़ एंड थ्रू, गिलास में पानी पिया फेंक दिया। गरीब जो लोग हैं उनको अक्लमंद लोगों ने अपनी ग़िज़ा बनाई हुई है। बेवकूफ़ बनाने के लिए बड़े बड़े स्टेजों पर दावे करने हैं, मैं यूँ न त्यों कर दूँ। अभी मैं हाल में ही एक इंटरव्यू सुना जनाब, दो महीने पहले की, 1 महीना पहले की बात है। तो मेरे भाई SHO साहब को ये कह रहे थे कुछ लीडर साहिबान कि हो भाई तुम्हारी सहायता SHO साहब करेंगे। भाई SHO तो कर रहा है ना बेचारा। SHO तो मैं ये कहूँ कि SHO DSP साहब पुलिस का काम करते हैं, PHE का काम करते हैं, वो बेचारे पावर का काम करते हैं। जहाँ पे दिक्कत आए वहाँ पुलिस प्रशासन हमेशा पहुँचा होता है। मगर मैं ये उन लीडरशिप से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों से सरकारें आप चला रहे हैं, मिनिस्टर आप बन रहे हैं, ओस में आप जा रहे हैं, वहाँ आपको बात क्या मतलब परेशानी क्या थी, दिक्कत क्या थी बात करने में कि मेंढर में गरीब रहते हैं और मेंढर में गरीब लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। उनको पानी दें, उनको बिजली दें, उनकी जनाब रोडें बनाएँ, उनके ऐसे ऐसे आज भी मैं राही जी आपको कहूँगा, ऐसे ऐसे भी आज मेंढर में इलाके हैं जहाँ यकीन माने कि स्कूल की बस जिसने 8 बजे पहुँचना होता है वो 11:30 बजे स्कूल पहुँचती है। हमने विजिट किया कहीं ऐसे इलाकों में, 11:30 बजे वो बस पहुँचती है, 12 बज जाते हैं बच्चों को क्लास में बैठते बैठते, 2 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। कुछ हमारी रोडों को दर्द, कुछ जनाब हमें खुद दर्द, कुछ हमारे बच्चों को दर्द, बचा कचा दर्द जो है वो हमारे टीचर साहिबान निकाल जाते हैं। क्योंकि जो बचे 2 घंटे होते हैं वो मिड डे मील आ गया जी, आजकल नवा एक काम चल गया, मिड डे मील का राशन आ गया, उधर ही बादशाह पकता है, तो चलो वो खा पी के तो इतनी देर स्कूल का टाइम हो जाता है। आप जाएँ ना, आप करें विज़िट, आपने किए भी हैं विज़िट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, आपकी ज़ात को, बाकी नहीं मैं किसी के लिए। ये साथ में नाज़म है, इसके लिए भी मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वहाँ पहुँच के ये काम किए। अब स्कूल में जाएं ज़रा देखें, मैंने 3 दिन पहले भी एक इंटरव्यू में कहा कि जनाब स्कूलों के टीन शीट उड़ गए, स्कूल गिर गए, 90,000 100 और 1,10,000 जो मेरे भाई ले रहे हैं उन स्कूलों में आप जाके देखें, 9 टीचर हैं, 3 बच्चे हैं, वो दिन बांटे होते हैं। वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं, ले चलो जी बच्चे को एकेडमी में छोड़ दो, तो एकेडमी में जो टीचर है उसकी क्वालिफ़िकेशन 10th पास 12th पास, और जो वहाँ बैठा हुआ स्कूल में वो PhD MA MPhil। तो स्कूल की कंडीशन आप देख लें। उसी तरह साथ साथ में मैं ये कहूँ आपको कि पिछले कुछ 2-4 साल से, 2-3 साल से हमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं आई मेडिकल की तरफ से कि डॉक्टर PA खान जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं यहाँ मेंढर में, वो रात के 1 बजे भी उठ जाता है बेचारा, काम करता है, बीच में कोई डॉक्टर मिस्टेक करता है वहाँ पहुँच जाता है। तो PA खान ने अच्छा काम चलाया हुआ है, इसलिए मेडिकल पे हमारी उंगल नहीं उठती। जिस दिन वहाँ भी ये गलत काम होगा उंगल वहाँ भी उठा लेंगे। उसी के साथ साथ में जो आपने रोडों का कहा, मैंने विज़िट की जनाब जम्मू उधमपुर से। मैं LG साहब आपसे गुजारिश करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जम्मू उधमपुर से किसी जानवर को अगर आप मेंढर में भेजेंगे, जो हमारी रोडें हैं आप देखें, संगोट वाली रोड आप चले जाएं, जनाब चिट्ठी भट्टी वाली रोड में आप चले जाएं, जो जोठियाँ वाला नका रोड जाती है तो मेंढर टू BG जो मेन रोड है, जिसका जम्मू वाले मीडिया वाले भी आते हैं इंटरव्यू कर रहे हैं जनाब, उस प्राइवेट जानवर जिसको आप भेजेंगे वो अगर इस एरिया में 1 दिन चलेगा, 26 दिन जाके उसको उधमपुर या जम्मू के किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा, उसका इलाज ही नहीं होगा। टूट जाते हैं शरीर के अंग जब इन रोडों में चलते हैं। 10 बार मैंने इससे पहले इंटरव्यू, मैंने रिक्वेस्टें की, मैं आज भी कर रहा हूँ, काम शुरू है। लेकिन जनाब जिस तरह हमारी मेंढर टू जड़ा वाली रोड में एक ठेकेदार पंजाब से है लक्की, उसने काम किया, इसी तरह आप जनाब BG वालों को भी टाइट करें। तो BG वाली रोड में भी अप्रिशिएट करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, उनके कुछ कानून कायदे मुझे पढ़ के बड़ा दिल खुश होता है। वो ये कि LG साहब जब से आए हैं तो उन्होंने ऊपर से तो पूरा काम जो है फिट करके भेजा हुआ है, लेकिन थोड़ी नीचे अगर मिस्टेक होती है वो किसी ऑफिसर की वजह से होती है। तो जिस वक्त जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हैं, मैंने 3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया स्कूल के बारे में, तो दूसरे दिन मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए
कि जनाब आपने इंटरव्यू दिया और डीसी साहब ने लगा दिए लोग चेक करने के लिए। लाख लाख बार जनाब शुक्रिया अदा करते हैं डीसी पुंछ का। एसडीएम मेंढर जो आए हैं अभी, मैं आपको ये भी कहूँ जो चले गए उनकी भी तारीफ़ करता हूँ। एसडीएम मेंढर जो रहे हैं उन्होंने 2 साल 2.5 साल का जो पीरियड निकाला, खुदा की कसम कभी ज़ात के लिए नहीं मैं गया। वो जाते वक्त भी मुझे कह रहे थे कि मुझे एक दुख रहेगा फरीद मीर, कभी आप अपनी ज़ात का काम नहीं लेके आए। क्यों मैं ज़ात का काम लेके जाऊंगा, मेरा काम चल रहा है। लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छे काम चलाकर 2-2.5 साल के बाद वो मेंढर से गए। लोगों ने उनको फूलों के साथ, हारों के साथ जनाब उनका स्वागत करके उनको बीजी क्रॉस करवाई। उनके साथ में ही जो हमारे भाई एसडीएम नए आए हैं जहांगीर साहब ही हैं। इनके पिछले मैं 15 साल से इनकी खूबियों को जानता हूँ। ये जब वीडियो रहे, ये ARTO भी रहे, ये ना तो किसी से कुछ लेते हैं और ना ही लेने देते हैं। इनमें ये बड़ी तारीफ़ करता हूँ इनकी। इस पूरे चैनल में पूरी मेंढर की लोग सुने ये कि मेरे दोस्तों, अगर मेंढर के किसी गरीब को दिक्कत होगी, आपकी छोटा कोई नहीं सुनता, आप चले जाएं एसडीएम साहब के पास, आप बड़े तहसीलदार के पास चले जाएं, नायब तहसीलदार जो हमारे पास है इस वक्त काबिल तारीफ़ आदमी है, उसके पास चले जाएं, आपकी मुश्किलों को हल किया जाएगा। मैं एसडीएम मेंढर को ये गुजारिश करूँगा कि जनाब हम आपसे प्राइवेट बातें भी करते हैं बैठ के जो दिक्कतें होती हैं, लेकिन एक काम को जनाब जिस तरह भी हो आप उसको बंद करवाएं। मैंने आपको वो काम मैंने कहा आपको पहले दिन ही ये काम के लिए कह दिया। जिस तरह ये गिरदावरियों का एक सिस्टम चला हुआ है, इधर की उधर कर देनी, उधर की इधर कर देनी, हमें यकीन है डीसी कलेक्टर जो इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पुंछ में हैं, उनके जो नीचे जितने भी साहिबान काम करते हैं, काम गलत नहीं होता। और इसी के साथ साथ जो एसडीएम मेंढर आए हैं, लाख लाख बार उनको मुबारक देता हूँ, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को, डीसी साहब को, डिपकाम साहब को, कि हमें आपने हचाए कीरा दिया। इसी के साथ जो बड़ी तारीफ़ मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, पुलिस की लोग तारीफ़ नहीं करते कि पुलिस भाई डंडा भी चलाती है, तो अच्छा काम होता है। जब उनको मजबूरी होती है तो डंडा उनका चलाना काम बनता है। इस वक्त जो पिछले 6 महीने 1 साल से हमारा काम चल रहा है, एसडीपीओ मेंढर सुपरविज़न अफसर जो हैं, उनकी तो मैं जितनी तारीफ़ करूं इतनी कम है। आप यकीन माने जो नशेड़ी हैं, नशे करने वाले, चोरियां करने वाले। तीसरा एक काम और भी है कि मैं काम तो कर नहीं सकता, तो मैंने अपनी किसी घर की बीवी को लगा दिया, किसी बच्ची को लगा दिया कि बेटा वहाँ जाके एक फ्रॉड करना और मैं 3 लाख ले लूँगा, किसी से 5 लाख ले लूँगा, मेरे 6 महीने निकल जाएंगे। इन 3 कामों के लिए एसडीपीओ मेंढर और एसएचओ साहब ने इतनी लगाम खींच ली कि आप यकीन मानेंगे कि जो इस किस्म के चोर चक्के लोग थे, जब वो किसी गली से निकलते हैं तो कहते हैं देखना यार इधर से कहीं एसडीपीओ और एसएचओ ना जाते हों। ख़ासकर नशेड़ी जो थे, हर जगह पे बैठकर बंगे मलनी, ये करना वो करना। तो आप यकीन माने कि एसएचओ साहब, एसडीपीओ साहब रात के 1 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर बीच में जो दिक्कतें आती हैं, हमें क्या राही जी पानी की दिक्कत आती है, हमें बिजली की दिक्कत आती है, हमें कोई और दिक्कत आए, तो ये जनाब यकीन माने कि पुलिस अफसर सिविल का काम भी करते हैं। मैं इसके लिए भी उनको अप्रिशिएट करता हूं, और साथ साथ में एसडीएम साहब को एक बार फिर आने की मुबारक देता हूं, जाने वालों को भी देता हूं। जाने वाले अपने घर गए हैं, जम्मू के हैं वो। तो जिस तरह हमारे पहले एसडीएम साहब थे जनाब, उससे आप 20 गुना थोड़ा बढ़ के काम करेंगे। साथ साथ में जो हमें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से एक हमारा टीएसओ साहब आया, जाने वाला भी हमारा भाई था, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। और जो आने वाला टीएसओ साहब है, ये मैं पिछले 20 साल से 15 साल से इनको जानता हूँ। जो गरीब गुरबा जिसका APL नहीं होना चाहिए था, BPL होना चाहिए था, दूसरा कोई हमारी बात मानता नहीं था, लेकिन ये टीएसओ घर घर में पते करता है, चौकीदारों से पता करता है, फलां जगह यार गरीब है, उसके घर में कोई आदमी है जो उसको भेजना मेरे पास, और अगर जनमन BPL बनता है तो उसको लगा के देता है। मैं इसी पे लंबा हो गया इंटरव्यू। राही जी आपका तमाम मेंढर के गरीब लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, और आखिर में एसडीएम साहब, डीसी साहब को ये गुजारिश करूंगा कि जनाब मेंढर गरीब इलाका है जनाब, ये UNO की जो रिपोर्ट है इसको साइड रखें। मेंढर बहुत गरीब इलाका है, इसका आप ख्याल रखें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फरीद मीर, जिन्होंने तमाम जो है मेंढर को लेकर बात की, तमाम मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है वो बात की, और सबसे जो हमारा इंटरव्यू स्टार्ट जो था आपसी भाईचारे को लेकर, उस पर जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है एक पैगाम, एक मैसेज दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी राय जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मुझे और मेरे सहयोगी नाज़िम मनास को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी।